नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू हीरो में। आज काफ़ी दिन बाद हम आपसे फिर रूबरू हो रहे हैं और आज हम आपके समक्ष एक नए शख्सियत को पेश करने जा रहे हैं। काफ़ी समय बाद हम लोगों ने आज ये वीडियो बनाया है, तो देरी के लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं और आपको आज हम मिलवाना चाहते हैं मोहम्मद शबाब सर से, जिन्होंने बीपीएससी का पेपर दे रखा है और फिलहाल अभी वो सिवान में बीपीआरओ पोस्ट पर पद कार्यरत है। और बाकी इनसे हम बातचीत करते हैं, एक हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं और आइए हम अपने इंटरव्यू को यहाँ से शुरू करते हैं और मिलते हैं सर से। नमस्ते सर। तो सर आपको जैसे कि आपने बताया तो इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में परिचय देकर के बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शबाब हुआ। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं एचएससी से सेलेक्ट होकर प्रकृत पंचायत राज पदाधिकारी ईटीआरओ के पोस्ट सिवान में पोस्टेड है। इससे पहले भी मैंने बीबीएससी ऑडिटर का एग्जाम क्रैक किया, जिसमें मेरा रैंक 27 था और 67 में मेरा रैंक 295 था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम दे करके एक अच्छे अफसर के पद पे जाना और एक अफसर के पद पे रह के कार्य करना एक बहुत ही ज़्यादा आनंदात्मक बात होती है और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी विद्यार्थी है तो उन लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात होती है कि वो एक अफसर के पद पे कार्य कर रहे होते हैं। आइए सर से जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है और यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने क्या-क्या चीज़ें की हैं और कैसे करी हैं, उससे हम जानते हैं। शुरुआत में मेरी प्रारंभिक स्टडी गाँव से ही, गाँव में ही प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से हुआ। उसके बाद 10-12 मैंने सरकारी स्कूल से ही किया, बिहार बोर्ड से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी से किया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। उसके बाद जॉब करना था, तो उसके लिए कुछ ऐसा वोकेशनल कोर्स करना पड़ा। तो मैंने उस टाइम पे एमबीए को चूज़ किया। एमबीए करने के बाद फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब जॉइन कर लिया। कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब जॉइन करने के बाद मुझे वहाँ ऐसा फ़ील हुआ कि मैं मेरी जो कैपेबिलिटी है, उससे मैं बहुत कम प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। और उसके बाद बीच में मेरा बिहार भी आना होता था कई बार। देखते थे कहीं पे किसी ऑफ़िस में कि किस तरह से लोग मतलब लंबी-लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। उनको का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है उनको। तो वहाँ से लोगों का जो एम्पैथी मेरे अंदर आया, तो वो सेल्फ मोटिवेट किया मुझे, इस लाइन में आना चाहिए मुझे। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने कुछ टाइम तक एमबीए करके कॉर्पोरेट की जॉब को आपने कैरी ऑन किया है और अभी आप कुछ टाइम से ये जॉब कर रहे हो लाइक कि एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। तो कॉर्पोरेट की जॉब में और गवर्नमेंट की जॉब में अगर आपको एक बैलेंस बताया जाए तो आप किसको ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहोगे? देखिए, दोनों का अपना बेनिफिट है, अपना एडवांटेज, डिसएडवांटेज है। कॉर्पोरेट लाइफ में आपको वर्किंग कल्चर बहुत ही अच्छा मिलता है वहाँ पे। गवर्नमेंट में थोड़ा-सा ये लैग कर रहा है अभी, लेकिन इस पे काम चल रही है सरकार। वर्किंग कल्चर में लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डेवलप किया जा रहा है। ऑफ़िस लुक में, ऑफ़िस सिटी में, ये सब में अभी बहुत सारा डेवलपमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आप अभी जॉब कर रहे हो, एक होता है कि अदर टाइप के बहुत सारे सपोर्ट्स हम लोग को प्रोवाइड होते रहते हैं। तो आप किसके सपोर्ट को सबसे ज़्यादा बताओगे कि हाँ, सपोर्ट तो ऐसा होता है मैम कि आपको सारे तरह से सपोर्ट मिलता है। जैसे पेरेंट्स आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, जब आप जॉब नहीं करते हैं तो। दूसरा, आपके रिलेटिव जो भी आपके आस-पास हैं, जो भाई-बहन, वो आपको मोरल सपोर्ट भी करते हैं कि तुम ये करो, तुमसे हो जाएगा। ये मोरल बूस्टअप भी एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। ये है। लाइक कि एक मेंटल सपोर्ट होता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, बोनस सपोर्ट। तो मेंटली ये एक ऐसा जॉब होता है या बीपीएससी या यूपीएससी की अगर आप बात कर लो, बिहार में ऐसा जॉब है कि मेंटली सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीडेड। मेंटली सपोर्ट काफ़ी टाइम होता है कि लैक हो जाता है, हमारा खुद का लगता है कि हाँ, खुद ही कि हम लोगों ने डिफिशियंसी कर दी, खुद में कुछ गलतियाँ कर दी। तो वो मेंटल सपोर्ट बूस्ट अप करने के लिए आप क्या किया करते हैं? मेंटल सपोर्ट एक्चुअली इसके लिए तो जैसे लगता था, जो एम्पैथी मेरे अंदर आई थी, वो मुझे हमेशा से ही सेल्फ मोटिवेटेड रखती है। दूसरा, मेरे फादर ने कभी भी प्रेशराइज़ नहीं किया कि काफ़ी टाइम हो गया तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अब तुम्हें दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए, प्लान बी देखना चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि तुमसे हो जाएगा, अभी करो। क्योंकि अ, मेरी मेहनत पे उनको भरोसा था। एक फादर एज़ अ फादर सारे फादर्स को लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा है, ये ज़रूर कर लेगा। तो ये सपोर्ट होना सबके लाइफ में बहुत ज़रूरी हो रहा है। तो आपको एक
आगे बढ़ने हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप अपने फैमिली के बारे में भी हम लोग के साथ में साझा कर दीजिए। मेरे घर में माता-पिता हैं, अभी भाई है, वो इनकम टैक्स में है, एक भाई होटल मैनेजमेंट करके अभी फॉरेन में है और मेरे पापा रजिस्ट्री ऑफिस से रिटायर कर चुके हैं। तो बीपीएससी करने के लिए एक अलग-अलग स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना के चलते सर। तो आप एक तो स्ट्रैटेजी हमें बता दें कि हाँ, क्या स्ट्रैटेजीज़ अभी चल रही हैं फिलहाल में, क्योंकि अभी रिसेंटली पैटर्न्स चेंज हुए हैं बीपीएससी पेपर के। तो हमें स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बता दीजिए और उसके बाद फिर हम ये चीज़ वार्तालाप करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग वो स्ट्रैटेजीज़ में क्या सुधार होने चाहिए या फिर वो सही है या कैसा है? देखिए, स्ट्रैटेजी ऐसा है कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। सारे जो स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि टेस्ट एंड ट्रायल वो प्रूव्ड होगी, अगले के साथ भी वो सही काम कर जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है। जैसे इस एग्ज़ाम में 3 फेज़ है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तीनों में अलग-अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि तीनों का नेचर ऑफ एग्ज़ाम भी अलग-अलग है। पीटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मेंस में आपको रिटन में रहता है, लिखना रहता है, इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी की टेस्ट होती है। तीनों के लिए अलग-अलग आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। जैसे पीटी के लिए मैं जो किया था कि सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। वो उससे टेक्स्ट बुक भी पढ़ता था और साथ में एक लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट का आप डिटेल स्टडी कीजिए लेक्चर लेके। उससे क्या होता है कि आप लेक्चर लेते हैं, वो आपकी आई की भी अलग मेमोरी है और ईयर की भी अलग मेमोरी है। तो ये ज़रूरी होता है। उसके बाद आप उससे कितना गेन किए, तो ये आपको मॉक दे के ही पता चलेगा, टेस्ट सीरीज़ दे के पता चलेगा। टेस्ट सीरीज़ कभी भी आप घर पे नहीं दें, मेरा एक सजेशन है स्टूडेंट्स, आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में जाके दें, किसी कोचिंग में जाके। ऐसे जगह पे जहाँ पे एग्ज़ाम वाला एनवायरनमेंट, वहाँ पे देंगे तो आप ज़्यादा अपने आप को एक्सेस कर पाएँगे। राइट, ऑनलाइन मोड में ना देके ऑफलाइन देके जा। जिस जिस नेचर का एग्ज़ाम है, जैसे बीपीएससी ऑफलाइन ही होता है, वो आप ऑफलाइन जाके किसी कोचिंग सेंटर में आप दें, तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि आपकी कमी क्या है या फिर आप जो भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप टेस्ट एंड ट्रायल कर लें पहले से, ये प्रूवन हो रहा है या नहीं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। तो वो पहले से ही आप मॉक देख के कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेंस के लिए है कि मेंस में आप जितना राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं और राइटिंग स्किल डेवलप तब होगा जब आप धीरे-धीरे सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, आप नॉलेज को गेन करेंगे। उसके बाद इसमें मेंस में कुछ लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ ही लिखते रह जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी दें और नॉलेज को भी आप एक्वायर करिए। लास्ट मोमेंट पे पेन चेंज ना करें। पेन कई बार लोग चेंज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हैबिट आपको लिखने का जो है वो हाथ में के दर्द करने लगता है। पर्सनैलिटी टेस्ट की जानने बात है, तो ये आप 1 महीने में 2 महीने में अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती है। तो आप किस तरह का आपको एक्सपोज़र मिला है अभी तक, किस तरह का आउट प्रोसेस है, वो रिफ्लेक्ट होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा परेशान नहीं, बस एक रेंज में अपने आप को बाँध दें कि क्या इंटरव्यू में जैसे आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, करंट अफेयर से आप अवेयर रहें। ये सब सारी क्वेश्चन है। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं सर, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहले पीटी की प्रिपरेशन करते हैं, फिर मेंस की करते हैं, देन आफ्टर इंटरव्यू के लिए वो प्रिपेयर होते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं भी एक बीपीएस की एस्पिरेंट, मुझे जहाँ तक लगता है कि अलग से पीबी और मेंस की तैयारी करना एक तरह से बेवकूफ़ियत हो जाती है खुद। क्योंकि आप एक प्रो मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ-साथ आप प्री भी कैरी ऑन कर रहे होते हो। तो इस पे आपका क्या राय होगा ये जैसा? इस पे मेरा राय है कि ये उल्टा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट का प्रिपरेशन करें। इसका कोई प्रिपरेशन तो वैसे है नहीं, ये आपके थॉट प्रोसेस वगैरह से आता है। मेंस का आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो पीटी का तैयारी ऑटोमेटिक उसी के साथ हो रहा होता है। अब इसमें थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं कि जैसे पीटी का एग्ज़ाम तक कम टाइम बचा हुआ है, 2 महीने का बचा हुआ है या डेढ़ महीने का बचा है, उस टाइम पे आप पीटी मोड में आ जाइए, पूरी तरह से। उसके बाद इंटरव्यू का मेंस का जब टाइम आता है, तो आप मेन मोड में रहिए। वैसे क्योंकि अब बीपीएससी साल में 1 ही बार हो रही है, तो आप मेंस का तैयारी पहले से ही करके रखें, क्योंकि मेंस पीटी होने के बाद आपका मेंस का बहुत कम टाइम बीतता। उसमें आप पूरे सिलेबस को नहीं कवर कर सकते हैं, बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है इसीलिए। और टोटल ये एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस से ही निकलता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास नॉलेज होता है। विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो और अपने आप पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता।
जैसे कि हमारे दरसे में इस बात को जानते हैं कि वीपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। तो अपनी तैयारी के लिए और आगे चल के अच्छी तैयारी हो, इसके लिए सर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में? जिस तरह से सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप प्रीवियस से क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी होगी। थोड़ा-सा यूपीएससी की तरफ ये सिलेबस मूव किया है, तो आपको भी यूपीएससी के क्वेश्चन को देखना होगा और एनालिटिकल स्टडी करना होगा। ये नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते गए और वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जो जो भी पढ़े उसका एक सिलेबस आप तैयार करें पहले और प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। प्रायोरिटाइज़ करके आप डिटेल स्टडी करें उसको, उस सब्जेक्ट का जिसका आप यूटिलिटी देखिए कि एग्ज़ाम में ज़्यादा किस सब्जेक्ट का है। जैसे बिहार में बीपीएससी में हिस्ट्री का, करंट अफेयर का, बिहार स्पेशल का, ये सब का वेटेज ज़्यादा है। तो आप इसको प्रायोरिटाइज़ करें, इसको आप डिटेल में पढ़ें। कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत कम पढ़ के भी आप सही कर सकते हैं। तो प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी के क्वेश्चन को भी देखना चाहिए। आस-पास में जो भी हमारे पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के, जेपीएससी हो गया, एमपीपीसीएस है, ये सब आयोग के भी क्वेश्चन को देखना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे वो चाहते हैं कि अब मेरे से नहीं हो रहा, अब हमको इस चीज़ को क्विट कर देना है। तो वो जो क्विटिंग मोमेंट होता है, वो एक तरीके से देखिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं मेरे एज काफ़ी हो गई है, मुझे अब ये क्विट करके कुछ ऑप्शन बी, प्लान बी देखना होता है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैंने अपनी तरफ से अपनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही। तो उस मोमेंट में ऐसा होता है कि आपकी एक सोच हो जाती है कि हाँ, मुझे अब ये क्विट कर देना है। तो क्या क्विट करना सही होगा? क्योंकि इसमें आपकी काफ़ी साल की मेहनत लगी रहती है, साथ में आपके मन भी होती है। तो इस क्विटिंग मोमेंट किसी भी एस्पिरेंट के लिए क्या होता है और उस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एस्पिरेंट को अपना प्लान बी ज़रूर रखना चाहिए। प्लान बी रहने से आपको ये रहता है कि अगर यहाँ हम सफल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हम आपको प्रूफ करेंगे, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करेंगे। दूसरा ये होता है कि कई बार लोग सोचते हैं ये चीज़ कि हम फेल कर गए, एग्ज़ाम में अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ, तो अपने आप को असफल मानते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ को लर्न करते हैं। उसका यूज़ आप कहीं न कहीं कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि किस टाइम पे क्विट कर देना चाहिए प्रिपरेशन? हाँ, कौन-सा एक सिचुएशन आता है, कैसी टाइमिंग आती कभी भी लोग ये नहीं बात करते हैं कि किस टाइम पे छोड़ देना चाहिए। ये कहते हैं कि हाँ, तुम प्रिपरेशन करते रहो, हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि आप अपनी पोटेंशियल को पहचानिए, 3-4 बार एग्ज़ाम दीजिए, 4 बार, 5 बार दीजिए, मैक्सिमम 3-4 साल। अगर आपको लगता है कि मतलब बहुत कट ऑफ से आप बहुत पीछे रह जा रहे हैं, हर बार, अगर पहली बार दिए, अगर कट ऑफ के आप बहुत दूर है तो कोई बात नहीं, दूसरी बार दिए, तैयारी आपकी थोड़ी अच्छी हुई और कट ऑफ के पास आप नहीं है, फिर भी बहुत दूर है। 3-4 बार अगर आप दे रहे हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा है कट ऑफ और आपके मार्क्स में, तो आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि फिर आप इस लाइन के लिए नहीं बने हैं, कहीं और आप अपने आप प्रूफ कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे बिज़नेस में आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं जो आप उसके फर्दर आप एक एक्सपीरियंस से हट के आप उस पे जाके वर्क कर सकते हाँ, बिल्कुल। तो सर इतने स्ट्रगल के बाद आपका जब बीपीएससी क्लियर हुआ, तो एक तरीके से बहुत खुशी भी हुई होगी, तो आप अपनी खुशी को हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जब सफलता मिलती है तो खुशी तो ऑब्वियस है कि बहुत मिलता है। उससे भी ज़्यादा आपको जितनी खुशी मिलती है उससे बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स को वो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। उसके बाद फिर कहीं न कहीं लगता है आप जो मेहनत किए थे, जो स्ट्रगल किए वो सफल हुआ और आपकी बातों को लोग फ़ॉलो भी करते हैं अगर आप कुछ बताते हैं, रिकॉग्नाइज़ किया जाता तो अच्छा लगता है फिर। इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रिपरेशन लाइटली कीजिए, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप डेली पढ़ते रहें, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेके बहुत स्ट्रेस लाइक लेके एक हेक्टिक सा रूटीन लेके पढ़ना ऐसा नहीं है कंपल्सरी कि हाँ, एक एस्पिरेट है तो एक हेक्टिक सा रूटीन नहीं, नहीं ऐसा नहीं, सब कुछ को एन्जॉय कीजिए। आपको एक्सपोज़र बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पढ़ाई, बुक से ही सब एक्सपोज़र मिल जाता है। आपको प्रैग्मैटिक रहना होगा, फिर एबिलिटी से भी मिलिए। कोई भी ऐसा सेरेमनी होता है, वहाँ पे आप इन्वॉल्व होइए। तो वहाँ पे बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलता है। जैसे कि एक अगर कोई एस्पिरेंट है तो एक अधिकारी अगर वो बनता है, एस्पिरेंट से अधिकारी तक का जो सफ़र होता है, उस बीच वो बहुत सी चीज़ों को सीखता है। और जहाँ तक मेरा मानना है ज़रूरी नहीं है कि हाँ, अगर मैं अधिकारी बन रहा हूँ तो मुझे सिर्फ़ किताब ज्ञान चाहिए। हर एक पहलू में आपको जानकारी है।
कि आप एक अधिकारी हो। तो एक अधिकारी की तरह पर्सनैलिटी को रखना, उस तरीके से सोच को रखना, अपने आस-पास के लोगों के साथ बर्ताव क्या है, ये सारी चीज़ें कैरी करके रखना बहुत ज़रूरी। को कैरी करना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए। तो आपके सामने हमने फिर एक अच्छे और बहुत ही मेक दिल सक्सेस को पेश किया और हमने उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, इनके हर एक चीज़ पे, हर एक पहलू पे क्या सोच है, इस बारे में हमने आपके साथ साझा किया। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और बहुत जल्द हम आपके समक्ष इससे भी अच्छे और बहुत बेहतरीन वीडियो को लेकर के आएँगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे बैठे सर की भी बहुत बड़े आभारी हूँ, जो आपने अपने कीमती समय को हमारे साथ साझा किया और अपना ये कीमती वक़्त हमें दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द आपसे इससे भी अच्छी पोस्ट के साथ आपके साथ फिर रूबरू होकर के इंटरव्यू करूँ। या तो आप बाकी फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाकी वेरी